जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉप 10 जीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आने वाले एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों, जो विधानसभा के अभी रिज़ल्ट आए हैं विधानसभा चुनाव के, उसके बारे में भी हम आखिरी में बात करेंगे। बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 4G पर 5G का क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, आप सभी को पता है जो 4G और 5G है ये नेटवर्क के यूनिट हैं। 4G यानी कि जो 4G है वो नेटवर्क की स्पीड को बताता है। 5G उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा तेज़ी से डेटा को ट्रांसफ़र करेगा। तो इसके बारे में हमको ये बताना है कि 4G पर 5G का क्या फ़ायदा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 दोनों। तो पढ़ लेते हैं इनको, 1 और 2 दोनों को। 5वीं पीढ़ी यानी कि 5G डेटा ट्रांसफ़र के प्रसार को बढ़ाएगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 4G डेटा ट्रांसफ़र की तुलना में 5G डेटा ट्रांसफ़र इसके प्रसार को बढ़ाएगी, यानी कि इसमें जल्दी से डेटा ट्रांसफ़र होगा, इंटरनेट की स्पीड इसमें तेज़ होगी। दूसरा नंबर है दोस्तों, यह 4G से अधिक बैंडविड्थ को लाभान्वित करेगा। 4G से अधिक बैंडविड्थ को लाभान्वित करेगा कौन? 5G। तो 4G से ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र और अधिक बैंडविड्थ को लाभान्वित करेगा कौन? 5G। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। 5G इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जल्द ही होने वाला है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हमने इसको शामिल किया है। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या समझ लीजिए। 5वीं पीढ़ी डेटा ट्रांसफ़र के प्रसार को बढ़ाएगी और 4G से अधिक बैंडविड्थ को लाभान्वित करेगी। यह नए सैन्य और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों को सक्षम करने में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 5G के आने से क्या क्या परिवर्तन आएंगे। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट ऑफ मिलिट्री थिंग्स। इंटरनेट ऑफ मिलिट्री थिंग्स क्या है ये बताना है दोस्तों आपको। ऐसा कोई शब्द नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? ऐसा कोई शब्द नहीं है। दूसरा है यह युद्ध लड़ाई की बेहतर तैयारी के लिए हर हथियार और गोला बारूद को आपस में जोड़ने में मदद करता है। और तीसरा है यह सैन्य अभियानों पर आधारित एक वीडियो गेम है। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। युद्ध के मैदान में हर युद्धपोत, सेंसर, हथियार और पहनने योग्य डिवाइस रोबोट युद्ध के मैदान में जुड़े हुए हैं और वे एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। वे इंटरनेट के माध्यम से अपने स्वयं के साइबर डोमेन में अपने परिवेश से जुड़ते हैं। तो व्याख्या से आपको क्या समझ में आया दोस्तों कि इसके लिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यह युद्ध लड़ाई की बेहतर तैयारी के लिए हर हथियार और गोला बारूद को आपस में जोड़ने में मदद करता है। इंटरनेट ऑफ मिलिट्री थिंग्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ऐसा कोई शब्द नहीं है, ये गलत है। और यह सैन्य अभियानों पर आधारित एक वीडियो गेम है, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स मतलब कि जो हंगर का मतलब होता है दोस्तों भूख। हंगर का क्या मतलब होता है? भूख। इंडेक्स में मतलब कि खाद्य पदार्थों की उपलब्धता ना होना। इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 94, 94 नंबर पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर हमारा भारत। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को 107 देशों में 94वीं रैंक दी गई है, जो कि एक बहुत ही चर्चा का विषय, चिंतित होने का विषय है दोस्तों। क्योंकि भारत, आप सभी ने देखा होगा, खाद्यान्नों में चाइना के बाद सेकेंड नंबर पर आता है। यहाँ पर कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ ही कृषि की इतनी उन्नत प्रणाली हैं, चाहे आप ग्रीन रेवोल्यूशन देखिए, वाइट रेवोल्यूशन देखिए, खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा जब अभी मंडी वाला मुद्दा चल रहा था, तो उसमें बहुत सारे जो स्टॉक कर रहे थे खाद्यान्नों का, मंडी में माल सड़ रहा था, बहुत सारे खाद्यान्न सड़ रहे थे। इतनी ज़्यादा अनाज की बर्बादी होने के कारण
ये जो हंगर इंडेक्स है इसमें हमारी इतनी बुरी स्थिति है कि हम 94वीं रैंक में हैं दोस्तों, जबकि हमारा देश अगर चाहे तो इसमें फर्स्ट रैंक में आ सकता है। इतना खाद्यान्न उपलब्ध है हमारे देश में। अगर खाद्यान्न की कमी होती तो आप ये बताइए, ये सोचिए कि हम एक्सपोर्ट ही क्यों करते खाद्यान्न को। तो थोड़ी सी मतलब सिस्टम की कमी है। अदरवाइज़ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94वीं रैंक भारत को होना एक बहुत ही चिंतित होने का विषय है और आपको भरोसा नहीं होता होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे तो बांग्लादेश है, या आप ईस्ट में कह लीजिए बांग्लादेश। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से घिरा हुआ राज्य है कौन? बांग्लादेश। आपको ये बताना है कि इन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है। तो दोस्तों मिजोरम करता है, त्रिपुरा करता है, असम करता है। इसमें जो नागालैंड है, नागालैंड पश्चिम बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो देख लेते हैं बांग्लादेश के साथ किसकी किसकी सीमाएं लगती हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम भारत के ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कितने राज्य हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 राज्य हैं हमारे भारत के जो बांग्लादेश के साथ सीमा लगाते हैं, जबकि नागालैंड ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं लगाता है। किसके साथ लगाता है? म्यांमार के साथ। ठीक है। पांचवा है दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के प्रदर्शन संकेतक क्या हैं? परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के? तो दोस्तों ये हैं WHO रिपोर्ट्स। जो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट्स है, इंडेक्स है, ये किसकी रिपोर्ट पर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है WHO की रिपोर्ट से। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। ये 7 अप्रैल 1948 में बना था। 1948 में बना था, 7 अप्रैल 1948 में WHO बना था। और इसकी रिपोर्ट के आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 4 प्रदर्शन संकेतक हैं, और कौन कौन से हैं? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्ट्यूनिंग और चाइल्ड मॉर्टेलिटी। और ये जारी कौन करता है दोस्तों? WHO की रिपोर्ट में। ठीक है। इनको आपको प्रदर्शन जो संकेतक हैं इनको याद रखना है, लिख लेना है। ठीक है। कौन कौन से हैं? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। नेक्स्ट है दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है? सीधा सा क्वेश्चन है, ये विविध का क्वेश्चन है कि ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है। तो ये चर्चित थी, इसीलिए ये क्वेश्चन लिया गया है। ये है वाराणसी में, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है दोस्तों। इसका प्राचीन नाम बनारस था, अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर स्थित है ज्ञानवापी मस्जिद। ठीक है। फिर है डोज कॉइन क्या है? तो डोज कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे 2013 में एक इंटरनेट पैरोडी के रूप में शुरू किया गया था। सही बात है। दूसरा है, यह बिटकॉइन के विकल्प की तरह है। तो आप सभी को पता है जो दोस्तों, जो ये बिटकॉइन है ये वर्ल्ड फेमस है, और इसके बाद इसके विकल्प की तरह यूज किया जाने वाली करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है डोज कॉइन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। व्याख्या देख लीजिए दोस्तों। डोज कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे 2013 में एक इंटरनेट पैरोडी के रूप में शुरू किया गया था। यह बिटकॉइन के विकल्प की तरह है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, डोज कॉइन किसने बनाया है? तो यह किसने बनाया है दोस्तों? बिली मार्कस और जैक्सन पाल्मर ने। ठीक है, इनके नाम याद रखिएगा। ए और बी दोनों आंसर इसके लिए राइट हो जाएंगे। बिली मार्कस और जैक्सन पाल्मर, डोज कॉइन बनाया है इन्होंने। डिजिटल मुद्रा जिसे आप क्रिप्टो करेंसी कहेंगे, डोज कॉइन वर्ष 2013 में बिली मार्कस और जैक्सन पाल्मर द्वारा बनाई गई थी, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। ये दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, बिली मार्कस और जैक्सन पाल्मर। तो इनके नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के कौन से राज्य चीन के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करते हैं?
तो चीन के साथ साझा ना करने वाले राज्य का नाम बताना है आपको। देखिए, अरुणाचल प्रदेश करता है, यहाँ पर सिक्किम करता है और यहाँ पर उत्तराखंड करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा चीन के साथ नहीं लगती है दोस्तों। जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश से तो इसकी सीमा चाइना के साथ लगती थी, लेकिन अब चूंकि उत्तराखंड अलग हो गया है इसलिए उत्तर प्रदेश की सीमा चाइना को टच नहीं करती है। ये आप मैप में देख लीजिएगा कौन से राज्य, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कौन से देश के साथ कौन से राज्य की सीमा लग रही है, ये पूछा जाता है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से राज्य के साथ कितने राज्यों की सीमा लग रही है। ये सब आपको मैप के सहारे याद कर लेना है, ठीक है। तो व्याख्या देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो चीन के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो चीन के साथ अपनी सीमा नहीं साझा करेगा। फिर है दोस्तों, निम्नलिखित में से वेरा गैड्रोइट्स की क्या उपलब्धियां हैं। जो वेरा गैड्रोइट्स है इसकी उपलब्धियां बतानी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इसमें। इसका भी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं, तो दोनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं। यह दवा प्रोसेसर और कवि के रूप में एक रूसी डॉक्टर थी। जो वेरा गैड्रोइट्स हैं, जो ये वेरा गैड्रोइट्स हैं, एक दवा प्रोफेसर हैं और कवि के रूप में एक रूसी डॉक्टर थी ये, और वह रूस में पहली महिला सैन्य सर्जन थी, ठीक है। जो वेरा गैड्रोइट्स हैं ये पहली महिला सैन्य सर्जन थी। व्याख्या है, वेरा गैड्रोइट्स एक रूसी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, प्रोफेसर, कवि थी। वह रूस में पहली महिला सैन्य सर्जन थी जिन्होंने इंपीरियल पैलेस में एक चिकित्सक के रूप में भी काम किया था। इंपीरियल पैलेस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फेमस है इसी, और जो वेरा गैड्रोइट्स हैं चूँकि पहली महिला सैन्य सर्जन है रशिया की, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखना है। बहुत ही अच्छा काम किया है इन्होंने। फिर अब आ जाते हैं थोड़ा सा चुनाव के लिए, ठीक है। जो अभी विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आया है उसमें कौन कौन सी किस राज्य के सीएम कौन बने हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों क्योंकि पूछे जाते हैं। तो पांडिचेरी यानी कि पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने हैं एन रंगा स्वामी, इनका नाम याद रख लीजिएगा। एन रंगा स्वामी पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बनी हैं, तो ये बनी है ममता बनर्जी। दोस्तों ममता बनर्जी अपनी नंदीग्राम की सीट हार गई थी, फिर भी चूँकि इन्हीं का बहुमत था कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में इन्हीं का बहुमत था, ठीक है। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस इनकी पार्टी है, इसी का बहुमत होने के कारण सीएम बनी है ममता बनर्जी, ठीक है। फिर है केरल के नए मुख्यमंत्री, तो पिनरई विजयन, ये अभी भी मतलब पहले से थे और अभी भी हैं, ठीक है। तो पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री रहेंगे। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं दोस्तों, तो ये बने एमके स्टालिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन। फिर है असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो सर्बानंदा सोनोवाल, सर्बानंदा सोनोवाल असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक हमारा जो ये प्रयास है पहुंच सके। हम आपके लिए इसी तरह से नए नए टॉपिक पर नए नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।